क्या नाम है आपका? जमुना पातर। क्या? जमुना पातर। जमुना पातर। बेटा का क्या नाम है जो भर्ती है पेशेंट? जगन्नाथ पातर। जगन्नाथ पातर। कितने दिनों से भर्ती है? हो गया एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। अच्छा, 2 महीने के आसपास। ठीक है। क्या ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है? कैसा लग रहा है आपको कि ये कहाँ काम करता था पहले? पहले इधर गलबुंगढ़ से। हाँ? गलबुंगढ़। अच्छा, किस सेक्टर में काम करते थे? पाथर फैक्ट्री। हैं? पाथर फैक्ट्री। पत्थर फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, पाउडर बना। हाँ, पाउडर में पत्थर से जो डस्ट बनता है उसमें काम करते थे। अच्छा, तो वो कंपनी वाले सब कोई आए यहाँ पर मिलने के लिए इनसे? अच्छा, ये हॉस्पिटल में इलाज ठीक चल रहा है ना आपका? 2-3 बात कहना चाहेंगे कि जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, वो एस्बेस्टोसिस हो या सिलिकोसिस हो, तो उसका हम लोग है कि इनडायरेक्ट प्रूफ के आधार पे ही इलाज करते हैं। और डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं है जो 100% कन्फर्म कहे कि ये सिलिकोसिस है, लेकिन जो ढेर सारा है सप्लीमेंट्री टेस्ट है, उसके द्वारा हम लोग मोर और लेस डायग्नोज करते हैं कि ये सिलिकोसिस का केस है। और सिलिकोसिस के केस के लिए गाइडलाइन है, बना हुआ है, और उसमें मुआवजा का भी प्रावधान है। तो नियमानुसार है कि जो जिले में पदाधिकारी हैं और प्रखंड में पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ आवेदन करना पड़ता है। उन लोगों के यहाँ लिखित आवेदन जाता है, उन लोगों के यहाँ से हम लोग के यहाँ आता है जांच के लिए। हम लोग जांच प्रतिवेदन देते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन और सब करके देते हैं। जहाँ तक सवाल इलाज का है, वो चाहे जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से हो या कोई डायरेक्ट आता हो, तो जो भी इस तरह के मरीज आते हैं, तो हमारे अस्पताल में जो सारे रोगों का इलाज और डायग्नोसिस होता है, तो उन सारे मरीज का भी हम लोगों के यहाँ इलाज होता है। जो भी डायग्नोसिस है हम लोग करते हैं, जो भी जांच होता है हम लोग करवाते हैं, और करवा करके जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। सर, सिलिकोसिस का मोर और लेस तो जांच की सुविधा है, और एक MRI के अलावा सारे जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और जांच होती भी है। और चूँकि सरकार का प्रावधान है, यदि उस तरह के मरीज हैं तो सरकार अपने स्तर से भी अगर ज़रूरत होती है तो बाहर जांच करवाती है। जो मरीज को हुआ है वहीं तक सीमित रहता है। चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, इसलिए फैलने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जिस मरीज को हुआ है सिलिकोसिस, उसके इलाज की ज़रूरत है और लगातार इलाज की ज़रूरत है। और ये इस बात को ध्यान में रख के ही देखिए, इसमें है कि लंग्स के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में आया है, मिड स्टेज में आया है, लेट स्टेज में आया है, तो किसी भी रोग में ये सबसे अहम बात होता है कि किस स्टेज में आया है, तो स्टेज के हिसाब से इलाज होता है। अब यदि कोई इस स्टेज में आया है कि लंग्स पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है, तो उसको तो ज़िंदगी भर इलाज लेना होगा। लेकिन जो अर्ली स्टेज में आ रहा है, मिड स्टेज में आता है, तो उसके रिकवरी का बहुत सारा। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो सिलिकोसिस है, इसमें कहा जाता है कि इसको होने के बाद टीबी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, 50% चांस ज़्यादा है। देखिए, चूँकि ये नहीं, ये सिलिकोसिस ही नहीं, एस्बेस्टोसिस भी है, या इस तरह का जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, क्योंकि उसमें लंग्स का जो कंडीशन है, तो थोड़ा वो प्रोन टू इन्फेक्शन रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसको टीबी या निमोनिया या इस तरह के रोग होने की संभावना। ये जो एक्सरे प्लेट देख रहे हैं, ये है जगन्नाथ पातर का एक्सरे प्लेट है, जगन्नाथ पातर। और ये जगन्नाथ पातर धलभूमगढ़ का राइमिंगमस इंडस्ट्री, जिसका नाम है कृष्णा उद्योग, उसमें 11 ईयर्स काम किया था। 11 ईयर्स काम किया था, और उसका बीच में जो भी जब वो सिलिकोसिस से आक्रांत हुआ, तकलीफ़ होता था, ब्रीदिंग ट्रबल होता था, इधर उधर वो इलाज कराता था, तो हमारे साथ वो संपर्क में आए। इस साल का जो बिगिनिंग में आया, तब हम उसको बोले कि आप पहले एक एक्सरे कराओ। तो एक्सरे कराने के बाद वो जो एक्सरे कराया, तो ये एक्सरे उनका है, वो शायद मार्च में एक्सरे कराया था, ठीक है। अभी उसका स्थिति ये है कि वो ESIC में इलाज कराया था, ESI हॉस्पिटल जमशेदपुर में, वो आपका गम्हरिया में वहाँ यूनिट है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये 10 साल काम करने के बाद, 10 साल जब से शुरू किया था काम 2011 में, तब उनका ESI कार्ड नहीं बना,
उनका ESI कार्ड बना 10 मई 2022 को बना। उसके बाद से वो ESIC में इलाज कराता रहा। तो लास्ट टाइम जब वो ESIC में इलाज कराने आया था, तो पहले जब इलाज कराया था मार्च में, हाँ, इसी वर्ष मार्च में करा था 2023 में। वहाँ का डॉक्टर जो था, ट्रीटिंग डॉक्टर जो था, वो देख के बताया था कि उनका सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस लिखा भी था, पता नहीं क्या कारण होगा, उसके बाद में कोई उसका सिलिकोसिस को काट दिया था। अब कौन काटा, क्या काटा, एक गंभीर जांच का विषय है। आप अगर देखेंगे जो उनका एक्सरे प्लेट है और ये जो प्लेट है, ये प्लेट से नहीं, अभी स्थिति जो है उनका आईएलओ रेफरेंस प्लेट के साथ अगर आप उसका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, उसका आईएलओ वर्गीकरण करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट काफ़ी मिलता जुलता है। और इसमें से और भी कुछ हमको लगता है, हम तो चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर से सीखा हूँ कि वो कौन प्लेट्स किसके साथ क्या कंपेयर कराने के लिए कौन सा प्लेट हम लोगों को देने के लिए बोलते हैं। तब हमको लगा कि ये प्लेट जो है जगन्नाथ पात्र का, ये प्लेट की ये करीब है। माने सिलिकोसिस आज एक ऐसा स्थिति में चला गया उनका, करीब आप मान सकते हैं कि सारे जो लंग्स है, वो उसका लंग जो है उसमें सारा लंग्स वो भर गया है, ये स्थिति है उनका। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो चिकित्सक है, जब वो ESIC हॉस्पिटल में भर्ती था, तब वो कोई डॉक्टर जो उनका जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उन्होंने सिलिकोसिस लिखा था। पता नहीं बाद में कौन काट दिया, वही ट्रीटिंग डॉक्टर से ही कटवाया गया, काट के वो न्यूमोकोनोसिस लिखाया गया। और फिर जब वो सेकंड टाइम भर्ती हुआ, तब सेकंड टाइम भर्ती होने के कारण उनको स्टेरॉइड भी दिया गया है, लेकिन उसके लिए पुर्ची दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन में नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक ऐसे विषय पे चर्चा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है उन सब लोगों के लिए जो ऑक्यूपेशनल डिजीज से पीड़ित है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब है कि पेशागत बीमारी, हिंदी में इसको बोलते हैं। पेशा में रहते हुए अगर उस पेशा से संबंधित और पेशा में काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे पेशागत बीमारी बोलते हैं। आम भाषा में इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज या पेशागत बीमारी। पहले हम स्वस्थ थे, लेकिन जब हम काम करने लगे किसी फैक्ट्री में या किसी भी खदान में या माइंस में, और हमें अगर कुछ बीमारी होती है तो है पेशागत बीमारी। और उसके लिए कुछ एक्ट भी बने। फैक्ट्री एक्ट 1948 में जिक्र है इसका, ESI एक्ट 48 में जिक्र है इसका, लैंड माइन एक्ट 52 में जिक्र है इसका। और उस ऑक्यूपेशनल डिजीज जिसको हम लोग बहुत ही खतरनाक डिजीज समझ सकते हैं, क्योंकि आज मिलियन इन मिलियन पीपल इससे ग्रसित है, लेकिन उस लोगों को ये पता नहीं कि उसको ये बीमारी भी हुआ है, जिसका नाम है सिलिकोसिस। आपको पता होना चाहिए कि सिलिकोसिस का मतलब है कि फेफड़े को सांस लेने में तकलीफ होना, फेफड़े को सिकुड़ना बंद होना, फेफड़े की ताकत कम होना, फेफड़े में जो एक लचीलापन होता है वो धीरे धीरे कम होते चला जाना, और फेफड़ा को चौक हो जाना और आप दुनिया से अलविदा हो जाना। मतलब फेफड़ा जीवित है तो मनुष्य जीवित है। तो सिलिकोसिस बीमारी है वो फेफड़े को, उसकी जीवंतता को खत्म कर देती है। और आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे डिकेड्स से काम करते चले आए हैं। और जिस पेशेंट्स से संबंधित आज कुछ रिपोर्ट आपको दिखाई गई है, वो पेशेंट्स जगन्नाथ जगन्नाथ पात्र, जिस पेशेंट्स की रिपोर्ट दिखाई गई और जिस पेशेंट से संबंधित कुछ बातें हुई, वो एक यूनिट है इस बात की शुरुआत करने की, जगन्नाथ पात्र, जो कि उम्मीद की जा रही है कि सिलिकोसिस से वो पीड़ित है। और MGM अस्पताल जो जमशेदपुर का बहुत बड़ा अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें 19 नंबर बेड पे आज के दिन अभी तक वो उसी पे है। और वो व्यक्ति धीरे 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 काल के गाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारी सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की तकलीफ, सिस्टम की वो प्रोपेगेंडा, सिस्टम का वो कॉकस सामने आता है कि सरकार से बनाए हुए नियम कानून, सरकार से दिए हुए फैसिलिटीज पेशेंट्स तक
कैसे न पहुंचे, उसको कैसे रोक दिया जाए और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को कैसे छुपाया जाए। ये बहुत बड़ी एक साजिश है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बड़ा स्वागत है। सर अपना परिचय बताइए और कब से आपने सिलिकोसिस पे काम करना शुरू किया और ये क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है? धन्यवाद जी। मैं आज से 20 साल पहले लगभग 2003 में जी ये काम शुरू किया था कुन्नापानी गांव से, जी जहां एक ग्रामीण मास इंडस्ट्री था, जहां जिसका नाम था के मिनरल्स, जी जहां पर वहां के करीब 300 के लोग काम किए थे। जी काम करने के बाद तो करीब अभी 200 से अधिक लोग जो है वो सिलिकोसिस आक्रांत है मजदूर, और मर भी गए हैं। कम से कम 79 वर्कर्स उस के लोग मर गए। जब ये कंपनी 2010 में 8-9 में बंद हो जाता है, बंद होने के बाद ये शिफ्ट कर जाता है धलबुंगर, और वो तब भी हम काम शुरू किया था 2003 में। और जब हम काम करने का दरमियान ही ये कंपनी बंद होके चला गया, अब तो शिफ्ट हो गया ये धलबुंगर में, तब वो दूसरा नाम से वहाँ चालू हुआ। उसका नाम हुआ वहाँ जाके हो गया है कृष्णा उद्योग, जहाँ ये जगन्नाथ पात्र काम करते थे। तो जब हमने वहाँ भी काम शुरू किया, हमने देखा सबसे पहले एक मजदूर, महिला मजदूर, तो उसका भी ध्यान सिलिकोसिस से हुआ। लेकिन सिलिकोसिस से हुआ कोई मेडिकल रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी सरकार का है। उन्होंने ये काम कभी भी नहीं किया, और उन्होंने वहाँ 3 साल तक काम किया था, 3-4 साल तक काम किया, मर गया। उसके बाद अभी तक ये जगन्नाथ पात्र भी जीवित है, कुणाल कुमार सिंह जीवित है, लेकिन अभी तक करीब 26-27 मजदूर वहाँ का मर चुके हैं। 26-27 मजदूर वहाँ सिलिकोसिस से मर चुके हैं। सबसे दुखद बात यह है कि सबसे ज़्यादा महिला मजदूर ये धलबुंगर के मजदूर में काम करते थे, जो स्थानीय लोकल मजदूर है। उससे भी और भी चिंताजनक बात है, जिस प्रिमिटिव ट्राइब पर सरकार इतना चिंतित है, काफ़ी परियोजना लेकर उनको सहायता करने के लिए आगे आते हैं। काफ़ी संख्या में ये सबर कम्युनिटी के मजदूर भी इस उद्योग में काम किया था, और कुछ लोग गुजर भी गए हैं यहाँ करने के कारण। अभी भी हमारे पास उनका सूची है, इसमें भोदा सबर है, रूपचांद सबर है, बहुत सारे लोग हैं। और ये जो जगन्नाथ पात्र है वो 2000 जब से वो कंपनी स्टार्ट हुआ, लगभग तभी से वो वहाँ काम कर रहा था, उसका पहले से काम कर रहा था वहाँ। तो जब ये जो काम कर रहा था जगन्नाथ पात्र, लेकिन जब उन्होंने ये काम शुरू किया तब उनको लेकिन ESI कार्ड वहाँ के कंपनी ने नहीं दिया। ना पहले भी जो लोग काम किया था उनको भी नहीं दिया गया, किसी के पास नहीं है। हमारे पास अभी जो 2 मजदूर आए थे सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूर, जो कंपनी के काफ़ी क्लोज रहा है, वो एक है कुणाल कुमार सिंह, जो 4 साल काम किया है करके सिलिकोसिस आक्रांत है। अभी ये जगन्नाथ पात्र है, ये 10 साल काम किया है, लेकिन ये इसको भी, ये दोनों को इन लोगों का ESI कार्ड बना के दिया है। उनका जो एम्प्लॉयर है कृष्णा उद्योग का, वो 10 मई 2022 का बना दिया, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, इसका ESI हॉस्पिटल का इलाज का जो सुविधा है उनको मिल नहीं रहा है। जैसा जगन्नाथ पात्र जब मार्च में भर्ती हुआ था, आपको इसी वर्ष मार्च में जब भर्ती हुआ था, जब ESI अस्पताल में पहला दफ़े भर्ती हुआ, तब उसका जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उन्होंने उनका मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर में सिलिकोसिस लिखा था। लेकिन जब जगन्नाथ पात्र हमें वो सारा मेडिकल रिपोर्ट दिया, हम देख रहे हैं कि उनका मेडिकल रिपोर्ट 2 दिन ऐसा था कि सिलिकोसिस लिखा था। बाद में देखता कि कोई डॉक्टर या कोई आदमी या कोई ESI अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर या कोई बाहर के लोग जो सिलिकोसिस को काट के बगल में न्यूमोकोसिस लिखा है। ये कौन किया नहीं किया, ये बहुत गंभीर अपराध है, जांच का विषय है। तो मार्च में वो तो जो भी इलाज, इसका तो कोई इलाज नहीं है, चला गया। फिर उन्होंने जब उनका काफ़ी स्थिति खराब हुआ, फिर वो 5 मई 2023 में फिर दोबारा अब ESI हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उनको बोला गया कि हमारे यहाँ तो चेस्ट मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, तो उसको उमा नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया। उमा नर्सिंग होम में जब यहाँ पहुँचे तब बोलता आप लोग का इलाज नहीं हो सकता, फिर उसको ESI अस्पताल में वापस कर दिया। वो 15 तारीख था, तो पड़ा रहा 2-3 घंटा तक अस्पताल में बिना ऑक्सीजन का पड़ा था। तो जब हमसे फ़ोन किया तब हम उनको सुझाव दिया, जब ऐसी स्थिति है तब आप उनको MGM में ले आके उनका इलाज शुरू कराओ।
जब वो एमजीएम में लाया गया उनको, तब से उनका इलाज वहाँ चल रहा था। तो जब वो इलाज चल रहा था तो वो 5 मई तक 5 महीना ना 5 जून तक उसका कब था? हाँ अच्छा 5 मई में वो वापिस चला गया। ठीक है, वो पहले अप्रैल, सॉरी पहले हम जो बोले थे कि वो अप्रैल में आया था, वो अप्रैल नहीं था, ये मई नहीं था, वो अप्रैल में था। और फिर वो मई महीना में घर लौट जाता है। फिर अभी इस बार वो 5 जून को यहाँ अस्पताल एमजीएम अस्पताल में भर्ती हुआ। लेकिन बार बार उसको पूछते थे फ़ोन करके या उसके पास जाके भी हम देखते थे कि जो पेशेंट के पास जो बेड साइड में उनका प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल रिकॉर्ड रहना चाहिए था, वो नहीं रखा जाता था। चिकित्सक भी नहीं मिलते थे। तब हम उससे पूछा डॉक्टर क्या बोला? बोलता डॉक्टर हमेशा बोलता था डॉक्टर टीवी। लेकिन उनका जो प्लेट है, उनका जो एक्सरे हम लोग 2023 का मार्च में कराया था, वो प्लेट का जो कंडीशन आप लोग तो देख रहे हैं क्या कंडीशन है। वो पूरा माने जो लंग्स है उसमें सिलिकोसिस फैल गया, क्योंकि सिलिकोसिस एक एक्सीलरेटेड डिजीज़ है और वो अभी एक्यूट कंडीशन में है, एक्यूट कंडीशन में है। वो उसका कभी भी वो दम तोड़ सकता है, क्योंकि वो अभी ऑक्सीजन सपोर्ट में है, ये ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन सौंपने की क्षमता, ऑक्सीजन टानने की जो सिलेंडर रहे, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहे, उसको अपने ताकत से अपने अंदर लेने की जब क्षमता ह्रास हो जाएगी, नहीं रहेगा, तब वो तो गुजर जाना तय है। लेकिन सर्वाधिक मैंने ये हम इसको दुखद बात नहीं बोलेंगे, दुखद तो है, ये एक संगठित क्राइम है, अपराध है जो मजदूर के साथ किया जा रहा है, जो मानवाधिकार का हनन भी है कि जो चिकित्सा डॉक्टर का चिकित्सा करते हैं वो सिलिकोसिस नहीं लिखते हैं। भरवाली वो बोलते हैं कि सिलिकोसिस है। जब आप भरवाली बोलते हैं तो चिकित्सक आपका आप सिलिकोसिस क्यों नहीं लिखिएगा? सरकार ने जो लिखा, सर इसके पीछे कारण है, इसके पीछे आपने जो सही कहा है कि कॉकस है। कॉकस किसका होगा? क्योंकि रैमिंग मास जो जहाँ मजदूर काम करते थे, ये रैमिंग मास आपको इसके बिना स्टील इंडस्ट्री चलेगा नहीं, क्योंकि हाँ पावर जो ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पर पावर जनरेशन होता है, वो भी नहीं जो ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा रैमिंग मास में 100% के करीब है, 98.9 to 99.5% है, तो लगभग 100% का है। और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इससे फायर ब्रिक बनाया जाता है। फर्नेस का अंदर में जो लाइनिंग दिया जाता है, बिना फायर ब्रिक के संभव स्टील प्रोडक्शन संभव नहीं है। और पर जो पावर प्लांट जहाँ से ट्रांसमिशन होता, पावर ट्रांसमिशन होता, इंसुलेटर के बिना नहीं होता है। तो इसलिए ये मजदूर बहुत ही कम समय काम करके सिलिकोसिस से आक्रांत हो गए। हमारे पास ऐसे तथ्य भी है जो 8 महीना से 12 महीना काम किया रैमिंग मास इंडस्ट्री में, और वो कारखाना प्रेमाइसिस पर रहता था, तो वो लोग 8 से 12 महीना काम करके सिलिकोसिस से आक्रांत हो गया है। और आक्रांत होने के बाद वो 2 साल जिंदा रहा, इलाज चलता रहा। इलाज तो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट या लाइफ केयर सपोर्ट बोल सकते हैं, और उसके बाद वो गुजर गया। इसका मुआवजा राज्य सरकार ने दिया, झारखंड सरकार ने भी दिया उनको। वो माइग्रेंट वर्कर था, बंगाल झारखंड ने भी दिया उनको। वो माइग्रेंट वर्कर था, बंगाल झारग्राम से आया था, तो बंगाल सरकार ने भी दिया। लेकिन झारखंड में प्रॉब्लम ये हो रहा है, झारखंड सरकार ने तो कारखाना सिलिकोसिस आर्थिक सहायता योजना बना दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिलिकोसिस नहीं लिखने से तो मजदूर को तो इसका पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। उस पॉलिसी में ये है कि जब मजदूर जिंदा रहेगा उनको 1 लाख दिया जाएगा, अच्छा मरने के बाद उनको 4 लाख दिया जाएगा। लेकिन सिलिकोसिस आइडेंटिफिकेशन नहीं होने से तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत गलत सवाल है। ये तो उनका जो अधिकार है वो छीनने का बराबर है, क्योंकि इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि एक संगठित अपराध है, क्राइम है। आपकी तो एक ही उपाय बच रहा ना कि ये चिन्हित नहीं कर सकते हैं, इसका इनेबिलिटी है, इनका अयोग्यता है, ये सिलिकोसिस जांच करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, या ये इनका कैपेसिटी नहीं है। तो हमको तो तब तो यही होना होगा कि सिविल सोसाइटी ग्रुप का अदालत में जाके उन चिकित्सकों का लाइसेंस रद्द करने की बात करना पड़ेगा। उन अस्पतालों का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द करने का बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर अपना स्टेट जो पेशेंट है उनका अधिकार संरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं कर सकता है, उनका जांच सही नहीं कर सकता, उनका इलाज सही नहीं कर सकता, उसका अस्पताल रहना नहीं रहना बेकार है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई दबाव से ये कर रहा है, अभी देखिए इनका कहने का क्या है, जो चिकित्सक का कहना है कि हमारे यहाँ तो चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट नहीं है,
हमारे यहाँ तो ऑक्यूपेशनल डिजीज का ओपीडी नहीं है, OPD नहीं है। हमारे यहाँ तो आईएलओ रेफरेंस प्लेट नहीं है। जी। तो आप बोल दीजिए कि हम जांच नहीं करेंगे, जी। लेकिन आप भरबली बोलते हैं सिलिकोसिस फिर नहीं लिखिएगा, ये क्या बात है? तो डबल स्टैंडर्ड है। जी। लेकिन ये और एक ढंग से देखिए कितना अनैतिक बात है। ये जो चिकित्सक सिलिकोसिस नहीं लिख रहे हैं, वो लोग जब इस प्रोफेशन में आते हैं, वो एक ग्रीक चिकित्सक का वो शपथ लेते हैं जिसको बोला जाता है हिपोक्रेटिक ओथ। जी। जो ग्रीक डॉक्टर ने आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले 430 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 430 बीसी में जी। उन्होंने सिलिकोसिस को आइडेंटिफाई किया था। जी। तब ना स्टेथोस्कोप था, ना एक्सरे मशीन था, ना स्कैनिंग था, कुछ था। जी। तो वो अगर कर सकते थे, और मॉडर्न एरा में मॉडर्न इक्विपमेंट से आप कर नहीं सकते हैं। जी। अगर आप जो एक्सरे कराया उससे नहीं होता, तो आज हम लिखा है सुपरिटेंडेंट को, तो आप उसका HRCT कराइए, स्कैनिंग कराइए। जी। लेकिन उनका अगर लिखना ही नहीं है, तो इसका माने आप इंसान को मारने के लिए छोड़ दे रहे हैं, जी। और वो भी एक गंदा माहौल में रख रहे हैं। जी। जी बिल्कुल दादा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मजदूर एक्ट बहुत पावरफुल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चरल क्राइम है। स्ट्रक्चरल क्राइम है हमारे मजदूरों के साथ, उनके लिए एक स्ट्रक्चरल क्राइम की जा रही है। ये पूरा एकदम बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि जिसमें वो उस कॉकस के द्वारा और वो स्ट्रक्चरल क्राइम हमारे मजदूरों के साथ होता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी बात है कि जो मजदूर दिन रात एक करके, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो या कोल माइन इंडस्ट्री हो या फिर हमारे पावर इंडस्ट्री हो, उन सब इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनकी जीवन कितने रिस्क में है उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो तो ब्रेड एंड बटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदगी में जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर में माँ बाप के इलाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2 जून की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक कॉकस है, जो एक स्ट्रक्चरल क्रिमिनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको उस काल के गाल में झोंकने पे मजबूर कर दे रहे हैं, और सरकार के द्वारा या फिर ह्यूमन राइट एसोसिएशन के द्वारा भी जो मुआवजा देने का अधिकार है उसको भी रोकने का प्रावधान है। तो उसके पीछे का बड़ा बड़ा कॉकस है। क्या है उसके पीछे? ये कौन से ऐसे लोग हैं कि जो उसको मुआवजा उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं? जो आपने 2-3-4 नाम जो आप बताए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस कटघरे में सामने आ जाता है। देखिए, सिलिकोसिस का जो जिक्र है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का 3rd शेड्यूल में सिलिकोसिस का जिक्र है। जी। सिलिकोसिस की तरह एस्बेस्टोसिस, कोलवार्कन, न्यूमोकोनोसिस, इन सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज का जिक्र है। ये एक नोटिफाइबल डिजीज भी है। और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, जो पहले जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसके तहत इसको माना जाता था इंजुरी एट वर्क, और उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबलमेंट के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन इसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जी। पहला कारण है कि हमारे आप जो सवाल किए हैं, कौन सा विभाग जो है, ये जो परिस्थिति जो बनी हुई है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, लेबर रेट्स नहीं मिल रहा है, श्रम कानून रहते हुए भी नहीं मिल रहा है, उसका कई वजह है। एक वजह है कि ये देखिए, ये मजदूर, आप पॉलिसी बनाया कारखाना सिलिकोसिस, कारखाना सिलिकोसिस आर्थिक सहायता योजना, ये सारे मजदूर, कई मजदूर छोड़ करके सारे मजदूरों के पास कारखाना श्रमिक होने का कोई सबूत नहीं। एक सिलिकोसिस सिर्फ कारखाना में नहीं होता, सिलिकोसिस खदान में भी होता, असंगठित क्षेत्र में भी होता। अधिकांश सिलिकोसिस जो है संगठित क्षेत्र में होता, कारखाना, खदान, स्टोन क्रशर भी और संगठित क्षेत्र के दायरे में आता है। असंगठित क्षेत्र क्या है? जैसा चाईबासा में सिलवट्टा बनाया जाता, वो असंगठित। उनकी जीवन कितने रिस्क में है उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो तो ब्रेड एंड बटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदगी में जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर में माँ बाप के इलाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2 जून की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक कॉकस है, जो एक स्ट्रक्चरल क्रिमिनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको उस काल के गाल में झोंकने पे मजबूर कर दे रहे हैं, और सरकार के द्वारा या फिर ह्यूमन राइट एसोसिएशन के द्वारा भी जो मुआवजा देने का अधिकार है उसको भी रोकने का प्रावधान है। तो उसके पीछे का बड़ा बड़ा कॉकस है। क्या है उसके पीछे? ये कौन से ऐसे लोग हैं कि जो उसको मुआवजा उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं? जो आपने 2-3-4 नाम जो आप बताए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस कटघरे में सामने आ जाता है। देखिए,
सिलिकोसिस का जो जिक्र है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का 3rd शेड्यूल में सिलिकोसिस का जिक्र है। जी सिलिकोसिस की तरह एस्बेस्टोसिस, कोलवर्कन, न्यूमोकोनोसिस, इन सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज का जिक्र है। ये एक नोटिफाइबल डिजीज भी है। और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो पहले जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसके तहत इसको माना जाता था इंजुरी एट वर्क, एंड उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबलमेंट के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन इसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जी पहला कारण है कि हमारे आप जो सवाल किए हैं, कौन सा विभाग जो है, ये जो परिस्थिति जो बनी हुई है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, लेबर रेट्स नहीं मिल रहा है, श्रम कानून रहते हुए भी नहीं मिल रहा है, उसका कई वजह है। एक वजह है कि ये देखिए, ये मजदूर आप पॉलिसी बनाया कारखाना सिलिकोसिस आर्थिक सहायता योजना, ये सारे मजदूर, कई मजदूर छोड़ करके सारे मजदूरों के पास कारखाना श्रमिक होने का कोई सबूत नहीं है। एक सिलिकोसिस सिर्फ कारखाना में नहीं होता, सिलिकोसिस खदान में भी होता, असंगठित क्षेत्र में भी होता। अधिकांश सिलिकोसिस जो है संगठित क्षेत्र में होता, कारखाना, खदान, स्टोन क्रशर भी और संगठित क्षेत्र के दायरे में आता है। असंगठित क्षेत्र क्या है, जैसा चाईबासा में सिलबट्टा बनाया जाता, वो असंगठित क्षेत्र है। लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी एजेंसी है, फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट जो है, वो कुछ करता नहीं है, वो एकदम मिली भगत से चलता है, जिसके कारण जब मजदूर मरता है, जब वो केस हमारे पास आता है, हम जब एनएचआरसी के पास जाते हैं, एनएचआरसी का कुछ ऑर्डर होता है, तब वो थोड़ा बहुत सक्रिय दिखता है, और उनका सक्रियता है कि लेपापोती करने तक का सीमित रहता है। सिलिकोसिस होने से ऐसे ही स्वतः 4 सरकारी विभाग जिम्मेदार हो जाता है। एक जैसा हम बोला, इस विभाग का नाम बोला, जो लेबर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट है, उसके बाद डीएम है, क्योंकि डीएम ऑफिस जो है डीआरडीपो, उनका भी टू सम एक्सटेंट पावर है, वो रेगुलेटरी पावर है, वो इंस्पेक्ट कर सकती है, वो रेगुलेशन के लिए काम कर सकती है, कौन कारखाना चलेगा नहीं चलेगा वो तय कर सकती है। वो भी कुछ करते नहीं है, तब तो ये हाल है, इतना लोग मर रहे हैं, क्योंकि सिलिकोसिस पर काम आज से नहीं कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले शुरू किया। स्थिति जो कि तो बनी हुई है, लोग आइडेंटिफिकेशन, सिलिकोसिस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। फिर देखिए, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इंडस्ट्री चलता है, तो बिना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। तो जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, तो आपका इंडस्ट्री बिना उसका चल कैसे रहा है। अब ये जो पोटका में इंडस्ट्री चल रहा है, बंगाल से जो मजदूर आए थे, 40-50 मजदूर आए थे, 10 लोग मर गए, उसमें से करीब 5-6 लोगों को मुआवजा मिल गया। झारखंड के पार्ट में वो लोगों को अभी तक कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक तो करना चाहिए था, जो जिस विभाग के लोगों को गवर्नमेंट ने करोड़ों सैलरी तनख्वाह देती है, इनका पेमेंट करते हैं ना, पूरा आपका डीएम ऑफिस ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का तो सरकारी विभाग में से तो 3 विभाग का नाम लिया, चौथा है वो हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इन लोग का तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कौन सा हैजार्डस फैक्ट्री में है, कौन सा फैक्ट्री का क्या रेगुलेटरी एजेंसी कैसे काम करेगा, कितने दिनों के अंदर लोगों का स्वास्थ्य जांच करेगा। अधिकांश लेबर जो लोग ईएसआई कवरेज है, जो इंडस्ट्री, उसका एक्चुअल जो वर्कर है वो ईएसआईसी से रजिस्टर्ड ही नहीं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए ईएसआईसी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जो मजदूर जब सिलिकोसिस आक्रांत पाया जाता है, हमारे पास जब आपका आदितपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट का या टायो का जो मजदूर है, जब वो आते हैं, हम पूछते हैं आपके ईएसआई कार्ड है, बोले ईएसआई कार्ड नहीं है। अभी धरमुंगर का देखिए, धरमुंगर का इतना मजदूर, हमारे पास 162 मजदूर का सूची है, उसमें 2 मजदूरों का हमने देखा कि ईएसआई कार्ड मिला, एक कुणाल कुमार सिंह का मिला है और एक जगन्नाथ पात्र का है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा सिंसियर वर्कर था। तो जो लोग पहले काम करके सिलिकोसिस बीमारी से आक्रांत होकर चले गए, सर्वाधिक क्राइम जो इंडस्ट्री वाले किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किया, वो तो जो प्रिमिटिव ट्राइब है, सबोर ट्राइब, उनके खिलाफ किया है। वो तो माने मर जा रहे हैं, उनके पास रोजी रोटी का कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो चले जाते हैं, महिला जाते हैं। यहाँ आप महिला की बात, सुरक्षा की बात करते हैं, अब महिला काम करने जाते हैं, और बहुत सारे महिला सिलिकोसिस से आक्रांत है, जिसका सूची मैं आपको दे दूंगा, करीब 162 में। हाँ, हमने देखा है करीब 69 महिलाएं वहाँ शामिल थी काम में। ठीक है, हम आपको सूची देंगे। और ये लोग इस ढंग से ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जी दादा। और हमारा जहाँ तक लग रहा है, रैमिंग मास इंडस्ट्री में
सेफ्टी, और मैं किसी भी कंपनी को बंद करने का पक्ष में नहीं हूँ। मेरा कहने का है जो भी इंडस्ट्री हो वो सेफ्टी प्रिवेंशन के साथ या सेफ्टी मेजर्स के साथ वो इंडस्ट्री चले। ये जो इंडस्ट्री है, जो जिस नेचर का इंडस्ट्री है, जो आपको फाइन डस्ट बनाता है बिलो 5 माइक्रोन, फिर वो जो ग्रेन्यूल्स बनाता है वो रमिंग मास जो आपका क्वार्ट्ज ग्राइंड करके उसमें है आपको 8 माइक्रोन, 16 माइक्रोन, 30 माइक्रोन का जो ग्रेन्यूल्स बनता है, इसको मिक्सिंग करके ही वो आपका ये बनता है, रमिंग मास बनता है। तो ये प्लांट जो है फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए, माने राइट फ्रॉम स्टोन फीडिंग टू क्रशिंग, मिलिंग, पैकेजिंग, सारा जो चीज है वो जो है वो जो सारे जो चीज है ये आपको होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए, फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को हमने कुणाल कुमार सिंह का एक इंटरव्यू किया था, उसका ऑक्यूपेशनल क्लिनिकल हिस्ट्री हमने किया था। उस ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, वो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जब हम डॉक्यूमेंट कर रहा था, हमने हमारा एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारा उसाज इंडिया का कि जब भी हम काम शुरू करते हैं तो हम उनका ऑक्यूपेशनल क्लिनिकल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हम उससे पूछे थे कि आप जब काम करते थे तब कभी आपके पास क्या यूज करते थे, मास्क यूज किए? हम जानते थे कि मास्क से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तब वो बताया था, बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, हमको ठीक याद नहीं आ रहा, 3 या 4 N95 का मास्क एक साथ लगाने के बावजूद भी वो सिलिकोसिस से ग्रसित होगी, आक्रांत होगी, वो खुद बोला। उसका वीडियो मेरे पास है। इसका माने इतना फाइन डस्ट है, बिलो 5 माइक्रोन है, वो 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच को डस्ट रहता है। लेबर जिसको चालू भाषा में बोलता है 500 मेस, तो वो फाइन डस्ट वो जब वो चला जाता है फेफड़ा में और लंग्स में चला जाता है, जहाँ एल्वुली में डिपोजिट होकर जकड़ कर रह जाता है और वो बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है। और वो क्या बोलता है उसके बाद वहाँ उसका माने जो एल्वुली है, एल्वुली में जो फ्लूइड रहता है वो डस्ट पार्टिकल को घेर कर वो नोडुलरिटी का शेप लेता है, वो ग्रेन्यूल्स का जो शेप लेता है, और वो जब और बड़ा होने लगता है तब लंग्स जो है स्टीफ होने लगता है। स्टीफ होने के कारण नॉर्मली जो उसको ब्रीथ करना पड़ता है वो नहीं कर पाता है। वो जो संकुचित होना, प्रसारित होना, तब तो वो ऑक्सीजन को अंदर ले सकेंगे, वो ले नहीं पाते हैं। वो ब्रीदिंग ट्रबल होता है, चेस्ट पेन होता है, उसके बाद वेट लॉस करता है, उसका चेहरा में ये आता है। अधिकांश लोग देखा गया है टीबी से ग्रसित हो जाता है, जिसको डॉक्टर आसानी से टीबी लिख देता है। लेकिन हमने देखा कि टीबी इलाज के बाद 6 महीना इलाज के बाद टीबी ठीक हो जाता है, लेकिन सिलिकोसिस ठीक नहीं होता है। तो हम ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री से ही सिलिकोसिस आक्रांत मजदूरों को चिन्हित कर सकता है। अगर मजदूरों का अगर टीबी हो गया, टीबी ठीक हो गया, लेकिन बाकी भी उसके बावजूद भी उसको कंप्लेन है, उसका वेट लॉस हो रहा है, ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो वजन उठा नहीं पा रहा। हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर में है क्या आप लगातार 1-2 किलोमीटर चल सकते हैं, क्या आप एक बाल्टी जो 10 केजी 15 केजी पानी है उठा सकते हैं, तो आप कुआं से पानी उठा सकते हैं, चापाकल से पानी उठा सकते हैं। जब मजदूर बोलता नहीं है तब आप समझ लीजिए वो बेड रिटर्न होने की स्थिति में चला गया। आप जैसा कुणाल कुमार सिंह है, आप जैसा जगन्नाथ पातर है। कुणाल कुमार सिंह का आयु हमको नहीं लगता ज़्यादा दिन है, क्योंकि वो फुल्ली ऑक्सीजन सपोर्ट में है। इवन उनका सुबह का जो ये किया है प्रातःक्रिया का काम भी उसको ऑक्सीजन लेके ही करना पड़ रहा है जी। जगन्नाथ पातर का भी स्थिति लगभग वही है। लेकिन कुणाल कुमार सिंह का तो हम 7 दिन फाइट करके 2014 में डॉक्टर ने सिलिकोसिस लिखा था, लेकिन अभी तक ये जो जगन्नाथ पातर है उनका सिलिकोसिस डॉक्टर नहीं लिखा है। ये एक क्राइम है पेशेंट के प्रति, क्योंकि उनका जो मेडिकल एथिक्स बोलता है आप जिस पेशेंट को देख रहे हैं, आपसे अगर नहीं होता आप क्या चाहते हैं, उसको रांची रेफर करेंगे। ये गरीब आदमी, इनको खाना नहीं मिलता है, घर में छोटा बच्चा है, उसका बीवी है, तो वो परिवार पालेगा कि उसके कोई लोग लेकर रांची जाएगा, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है। कुणाल कुमार सिंह का जो कुछ रिलेटिव था, जो समृद्ध थे, जो थोड़ा सा पैसे वाले थे, उनको मदद किया। इनको कौन करेगा? आप पूरा जो डुमुरिया, गुराबंधा, मुसाबनी, धलगुमकर, कोटका, इस क्षेत्र के जो मजदूर है ना, इस क्षेत्र के मजदूर जो लोग है अधिकांश आदिवासी है, मूलवासी है, लोकल है, कुडमी है, पातर है, मुंडा है, सौबर है, हाँ ये लोग हैं। आज आप आदिवासी की सरकार की बात करते हैं, आप
उनकी वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन उनका मजदूरों का नहीं मिलता है। जी जैसा ये एक प्रॉब्लम है, उसी तरह एक प्रॉब्लम भी है मजदूरों का। जो 44 श्रम कानून था, उस श्रम कानून को वर्तमान केंद्र सरकार ने संशोधन करके 4 लेबर कोड बना दिया। 4 लेबर कोड बनाने से ये हो गया कि जो पहले हम आसानी से जो इन कानूनी अधिकार को हम जिक्र कर सकते थे, वो हमारे लिए अब वो बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि उन सारे एक्ट में जो अमेंडमेंट करके तो वो लागू नहीं करता, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी प्रावधान बना दिया गया है जी। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो सरकार, राज्य सरकार के हाथ में छोड़ दिया गया है जी। और दूसरी बात है जो इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स लिया जा रहा है कि नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट का सेल्फ सर्टिफिकेशन के दायरे पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसे तो नहीं चल सकता। इससे जो मैंने ये निश्चित है कि इससे जो है मजदूर में क्षोभ बढ़ेगा। इसीलिए अभी गांव के लोग बोलना शुरू कर दिया कि हम लोगों को लेबर्स यूनियन बनाना चाहिए। लोग बना भी रहे हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए एक संस्था का कोई लिमिट, हम लोग एक लिमिटेशन से चलते हैं और हम लोग के पास ऐसी चीज साधन नहीं है कि हम इसको चलाए, क्योंकि हम लोग का जो साधन है इससे हम बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ नहीं रख सकते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम जो है मजदूरों को एकत्रित करने का काम, यूनाइट करने का काम और आगे संघर्ष को और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनका जस्टिस मिले जी, उसका न्याय मिले, उसका मजदूर अधिकार मिले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक नटसेल में आपको बताऊं कि जो ये रेमिंग मैस है, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोन 5 बिलो 5, 3 to 5 के बीच, जो आप खुली आंखों से शायद न देख सकें, लेकिन जब वो आप इनहेल करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 95 3 या 4 लेयर के मास्क को भी लगाने के बावजूद भी वो इनहेल कर लिए, मतलब सोचिए कि वो पार्टिकल कितना सूक्ष्म है और कितना ज्यादा बारीक है। और उस पार्टिकल के तहत जब वो पार्टिकल अंदर जाता है तो आपके फेफड़े को धीरे धीरे स्टिफ करना शुरू कर देता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आप धीरे धीरे काल के गाल में समा जाते हैं। तो 99% मजदूरों को तो ये पता ही नहीं कि मैं जहां रेमिंग मैस या जहां पर ग्राइंडिंग पत्थरों की होती है, और खास करके मैं 2-3 पत्थर हमारे साथ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वही स्टोन है जिसके बारे में चर्चा चल रही थी। ये इससे बड़े बड़े स्टोन होते हैं और जिसको क्रश करके, तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर उनको ग्राइंड किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। तो वो सब जब इनहेल करके वो जब मजदूर घर जाता है तो वो धीरे 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 काल के काल में समाता जाता है। और 99% मजदूरों को तो ये पता ही नहीं कि वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कितना खतरनाक और कितना जानलेवा है। फैक्ट्री एक्ट और ILO, बहुत सारे श्रम कानून हैं जो उनके हित में हैं, लेकिन ये जो बहुत बड़ा कॉकस है, जैसे इन्होंने दादा ने बताया कि 4 ऐसे पॉइंट हैं कि जो मजदूरों के हित को उन तक पहुंचने से रोक देती है। और जब मैं जानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा था या भारत को संविधान दिया था, जो हमारा गीता, बाइबल और कुरान है, उन्होंने कहा था कि ये देश जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा है। लेकिन कहाँ है वो? आज जो जनता, जो पब्लिक जो काम करती है देश को चलाने के लिए, देश को बेहतर करने के लिए, लेकिन आज उसी की जीवन खतरे में है। और जो सिस्टम बनाए गए हैं उनको हेल्प करने के लिए, वो सारे सिस्टम उन तक जो उनकी मदद पहुंचनी चाहिए उसको रोकने के लिए तत्पर है। तो ये सब चीजों को बहुत जरूरत है सरकार को संज्ञान लेने की। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो पब्लिक है, जैसे जेपी मूवमेंट में कहा गया था कि खाली करो सिंहासन कि जनता आती है, अगर वो दिन आ गया तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता जब जागृत हो जाएगी और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पे उतर जाएगी तो न कोई सिस्टम बचेगा, न कोई सरकार बचेगी। उस बात को दूर रखने के लिए आपको अपने ईमानदारी से अपने ड्यूटी को पूरा करने की जरूरत है, चाहे वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर लेवल पे हो या डीएम ऑफिस लेवल पे हो या स्वास्थ्य सुविधाएं जहां हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हो या हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। क्योंकि ईमानदारी से अगर आपको सिलिकोसिस डिजीज पाया जाता है उस मरीज में, तो आप लिखिए, ईमानदारी से लिखिए, जिससे उस मजदूर का हक मिल सके। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया को, मैं भारत की बात कहता हूं, मैं झारखंड की बात कहता हूं, हमारे मजदूर काल के काल में समाते जा रहे हैं। बचाना उन्हें बहुत जरूरत है। इंडिया टीवी ऑनलाइन इस मुहिम में
तत्परता से और बहुत मजबूती से साथ में लगी हुई है। और मैं चाहता हूं कि हमारे एक एक मजदूर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, क्योंकि वही हमारे देश की और हमारी इंडस्ट्री की धमनी है, हमारे वही लोग हैं जिसकी वजह से आज हमारा देश, हमारा राज्य और हमारी इंडस्ट्री चल रही है। तो सैल्यूट उन मजदूरों को जो उससे फाइट कर रहे हैं, और सैल्यूट उन संस्थाओं को जो उसमें मदद कर रहे हैं, जिनसे आज आपको मैंने परिचय कराया। लेकिन अब जागरूक होने की जरूरत है। सभी लोग अपने चेस्ट जांच करवाएं, सभी लोग टेस्ट करवाएं, और जो भी कभी भी कोई तकलीफ हो तुरंत स्वास्थ्य की केंद्र में जाएं और अपने तकलीफ को बताकर रिपोर्ट को लें, और उस रिपोर्ट के तहत जो उनका हक बनता है वो लें। ये उनका हक है, मजदूरों का हक कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।